नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी। मनोज जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कार्तिकेय जी। साक्षात्कार की मैं शुरुआत इसी प्रश्न से करना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहीं? आपने किन चीज़ों को सबसे पहले बदलने की कोशिश की? उसको इस तरह से देखिए कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ी विशेष तारीख है, जिस दिन यहाँ से आर्टिकल 370-35A का एब्रोगेशन हुआ। और मुझे लगता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि एक नई व्यवस्था, एक नई सुबह जम्मू कश्मीर में वहीं से शुरू हुई है। यहाँ चुनौतियाँ अनेक प्रकार की थीं, लेकिन एक तो उसके कारण देश के सभी कानून यहाँ लागू हो गए। जो बात आप कह रहे हैं, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? मोटे तौर पर मैं मानता हूँ कि कोई भी नीति या कोई भी योजना अगर सामान्य आदमी को उसका लाभ मिल रहा है तो वही गुड गवर्नेंस है। हमने कोशिश की है तो पहले से ही सोशल सिक्योरिटी की अनेक स्कीम्स भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। तो पहला टारगेट हमने आते ही ये किया कि इनका सैचुरेशन हो जाए, और आज मुझे संतोष है कि अधिकांश योजनाओं में सैचुरेशन हो गया है। दूसरी, आवाम को ज़रूरत ये थी कि अपनी बात कहाँ कहें। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं, एमएलए से लोग मिलेंगे, काम बताएंगे, होगा नहीं होगा, तो वो प्लेटफार्म भी हमने सामान्य आदमी को प्रदान किया है। सभी डीसीज, एसपीज सप्ताह में 5 दिन लोगों से 1 घंटे मिलते हैं, टाइम तय है। हर बुधवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन होता है, तो हर जिले में 3-4 स्थान आइडेंटिफाई किए गए हैं मेगा ब्लॉक के रूप में। एक ब्लॉक पर हमारा डीसी जाएगा, एसपी जाएगा, सभी डिपार्टमेंट के नंबर 1 ऑफिसर्स रहेंगे। सिमिलरली दूसरे ब्लॉक पर एडिशनल डीसी, एडिशनल एसपी, नंबर 2 के ऑफिसर, तीसरे पर ऐसे, और ये रोटेट करते रहेंगे। तो जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं आम आदमी की, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, ये पूरी हो जाती है। इससे बड़ा फर्क पड़ा है। तीसरी बात, बैक टू विलेज कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था। गांव में जाना, वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से देखना, और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था ने इसमें बड़ा योगदान किया है। अब 30,000 लोग यहाँ के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, नई व्यवस्था है, उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी होंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन इनकी ट्रेनिंग, एक्सपोजर टूर एक्सटेंसिव ढंग से कराए जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। 2018-19 में करीब 67,000 करोड़ रुपया खर्च करके 67,000 करोड़ हमने 9,229 प्रोजेक्ट, ये मेरे आने के पहले की बात है, यहाँ प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। मैं अगस्त में आया था, 7-8 अगस्त को, मैंने 6-7 महीने बाद। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 67,000 करोड़ की जगह 64,000 करोड़ खर्च करके हमने 21,229 प्रोजेक्ट पूरी की। और अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है हमारा, 50,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे कर लिए। फाइनेंशियल डेटा भी 1-2 दिन में हम पब्लिक करने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि 67,000 से मिनिमम 20-25% कम खर्च हुआ होगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल प्रूडेंस का इम्पैक्ट क्या होता है, इससे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बिना ही टेंडरिंग के कोई काम नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि देश के शायद कम राज्यों में ये व्यवस्था होगी। बीम्स पर सब कुछ हमारा है। कॉमन मैन देख सकता है कि उसके गांव में सड़क बन रही है, तो उस सड़क के लिए प्रशासन ने कितना पैसा दिया है, काम कितना हुआ है, कब शुरू हुआ, कब खत्म हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति सारी व्यवस्था नहीं दे सकता है। और इसलिए हमने कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करके लोगों तक चीज़ों को पहुंचाया जाए और लोग ये फील करें
कि हमारा भी पार्टिसिपेशन है, हमारा भी काम हो रहा है। अब एक छोटी बात मैं बताता हूँ। कल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आंकड़े भारत सरकार ने घोषित किए। जो जम्मू कश्मीर 15वें स्थान पर रहता था, कल शाम को जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर था। आज सुबह बदल गया है वो आंकड़ा। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जम्मू कश्मीर चौथे नंबर पर है। हमसे केवल 2 किलोमीटर ज्यादा सड़क देश के सबसे बड़े राज्य ने बनाई है। तो ये बदलता हुआ परिवेश जो है, लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है और मैं मानता हूं कि एक अच्छे रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल पड़ा है। ये बताइए कि जिस तरीके से फाइनेंशियल टर्न अराउंड हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसका कारण क्या है? क्या प्रशासनिक सुधार उसका एक बड़ा कारण है? देखिए, अब मैं इतना बड़ा श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने गवर्नेंस का मॉडल देश में स्थापित किया है और उस मॉडल को हम लोग यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भारत सरकार में चल रही थी, हमने उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि देश के अगर मोस्ट ट्रांसपेरेंट, फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंट स्टेट्स का अगर कोई आंकड़ा बनेगा तो वी विल बी देयर। हमने वो व्यवस्था लागू की है और अभी सरकारी नौकरियां करीब करीब 12,000 लोगों को मिली है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि एक से एक गरीब परिवार के बच्चों को जिसमें मेरिट थी उसको नौकरी मिल गई। एक जमाना था जब सब्जी बेचने वाले का बेटा सोचता ही नहीं था कि हमको जम्मू कश्मीर में नौकरी मिलेगी। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से अभी 7-8 हज़ार नौकरियां 5-6 महीने में और हम देने वाले हैं। कुछ के रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के आने वाले हैं। तो इससे कॉमन मैन का गवर्नेंस में विश्वास बढ़ता है। एक लैंड लॉज भी बड़े गड़बड़ थे और लैंड के रिकॉर्ड नहीं थे। पटवार घर, पता नहीं आपने हरिशंकर पारासाई को कभी पढ़ा है कि नहीं। एक बार व्यंग में उन्होंने लिखा कि महाभारत नहीं हुआ होता अगर 5 गांव के लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते। तो ये व्यंग है, लेकिन कई मामलों में मानता हूं कि हकीकत है। अब यहाँ के लैंड रिकॉर्ड मिलते ही नहीं थे, पटवारी मिलते ही नहीं थे। अब आज हमने उसका डिजिटाइजेशन करा दिया है। 3 लैंग्वेज में जम्मू और श्रीनगर में पासबुक मिल रही है। आपकी ज़मीन, आपकी निगरानी, आप अपनी ज़मीन खुद देखिए। और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू 3 भाषाओं में 226 पटवार घर थे यहाँ। आज पटवार घर जितने हैं सब मुकम्मल चल रहे हैं। सबका मोबाइल नंबर जनता को दे दिया गया है। 2 दिन छोड़ करके सप्ताह में 4 दिन 10 से 12 दीवार पर नाम भी लिखा है, उनका मोबाइल नंबर भी लिखा, उनको बैठना ही है। तो मुझे लगता है कि ये है असली गवर्नेंस। लैंड लॉज की मैं बात कर रहा था। अब यहाँ कानून था कि अगर आपको सेव का बगीचा लगाना है तो उसके लिए भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, और काटना है तो उसके लिए भी चाहिए। हमने खत्म कर दिया। हमने कहा भाई लगाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आपके कार्यकाल के दौरान न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू किया गया। इसकी रूपरेखा कैसी रची गई और इसके नतीजे कैसे आ रहे हैं? अब ये समझिए कि जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम हम लोगों ने बनाई, उसमें स्टेक होल्डर से काफ़ी कंसल्टेशन हुआ। बाकी राज्यों में भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं उनका भी अध्ययन किया गया। और अमित शाह जी का मैं विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने इसमें बहुत ही शिद्दत से मेहनत की। और जब न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम आई तो 28,400 करोड़ का इंसेंटिव उसमें भारत सरकार ने हमको दिया था। मैं अगर आपको यहाँ से बताऊं कि आज़ादी के बाद से लेकर 6 महीना पहले तक यहाँ कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,600 करोड़ का हुआ है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे पास 51,000 करोड़ के प्रपोजल्स हैं। मोर देन 28,000 करोड़ के प्रपोजल्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है, लैंड दे दी है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मिनिमम 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम उस दिन करने जा रहे हैं। मिनिमम मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
ये ठीक है कि एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है उसमें भी, और हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने, बाकी हमारे अफसरों ने मिल करके दिन रात काम किया है, और मोटा मोटी सभी सर्विसेज हमने ऑनलाइन कर दिया है। जो पोर्टल हमारा है भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के पोर्टल से हमने जोड़ दिया। शायद हम अकेले राज्य होंगे, आपको इंडस्ट्री लगानी है, जरूरत नहीं यहाँ अप्लाई करो, वहीं उसी पोर्टल पर अप्लाई कर दीजिए, हम सब कर लेंगे। तो फेसलेस बना दिया है, फेसलेस, पेपरलेस, आदमी से भेंट ही ना हो, फिर करप्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये रिफॉर्म की दिशा में काफ़ी गति से हम लोग आगे बढ़े हैं। कभी हम बैड गवर्नेंस के नाम से जाने जाते थे, अब नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है, उसमें भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर परफॉर्मिंग स्टेट्स में अब गिना जा रहा है। मैंने अभी बताया आपको, PMGSY इंडस्ट्री का भी बताया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत ऊपर चली गई है, ईज़ ऑफ लिविंग में हमारी स्थिति बहुत बदल गई है, मॉर्टेलिटी रेट को लेकर के देखें तो उसमें बड़ी बेहतर स्थिति हमारी हो गई। तो चीज़ें बदल रही हैं तेज़ी से, और सरकारी नौकरी यहाँ बहुत ज़्यादा थी, जो हमारे पास रिक्तियाँ हम उन्हें भी भर रहे हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी रोजगार के अवसर बहुत बढ़ने वाले। दूसरा, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, स्पोर्ट्स, इस पर भी हमने फोकस किया है। अब 80 लाख के आसपास टूरिस्ट आए हैं, होटल में जगह नहीं मिलती, टैक्सी वाला अलग प्रसन्न है कि साहब हम तो सुबह से 5 घंटे का एक सवारी लेता हूं, तब तक आता हूं, खाना नहीं खाता हूं, तभी दूसरी सवारी का फ़ोन आ जाता है। आप अगर डल लेक जाइए तो एक दिन में 3500 शिकारा वाले घूम रहे हैं टूरिस्ट को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है, और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन, ताकि एप्पल की उपज हम बहुत बढ़ा सकें। सैफरन मिशन के कारण भारी मात्रा में हमने केसर का उत्पादन किया है, लंबे समय बाद इतना उत्पादन हुआ है, अगले साल हमारा उत्पादन और बढ़ने वाला है। जियो टैगिंग के कारण जो खराब क्वालिटी का केसर था जी, जो कश्मीर का केसर बता करके बेचा जाता था, वो बंद हो गया है। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट को जिंदा करने की कोशिश की है हम लोगों ने। जो कश्मीर की कारपेट है, ये हैंड वूवन कारपेट है। मशीन मेड कारपेट और हैंडमेड कारपेट दोनों को एक ही सामान बता के लोग बेच देते थे। QR कोडिंग करा दिया है, पश्मीना की GI टैगिंग हो गई है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक खेती, सब चीज़ों में मिल्क डेफिसिट स्टेज था ये। अब हम मिल्क सरप्लस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और केवल मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे, उनकी प्रोसेसिंग का भी इंतजाम कर रहे हैं ताकि वैल्यू एडिशन हो सके। तो मुझे लगता है कि ठीक दिशा में हम चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में और बेहतर करेंगे। आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो कम तो हुई हैं, लेकिन पंडितों के खिलाफ टारगेटेड टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, इसका कारण क्या है? दो बात समझिए कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी अपर हैंड है। अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप देखेंगे, रिक्रूटमेंट कम हुआ है, मिलिटेंट ज़्यादा मारे जा रहे हैं, टेरर इंसिडेंट कम हुई हैं, लेकिन ये ठीक है कि छिटपुट घटनाएं हो जा रही, और वो इसलिए हो जा रही कि अभी दुनिया को, देश को ये बताया जा सके कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कश्मीर में। सामान्य आदमी अब इन सब चीज़ों से ऊब गया है। वो चाहता है कि यहाँ प्रॉस्पेरिटी हो, पीस हो, टूरिज़्म बढ़े। हमारे बच्चे भी अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, बिग डेटा, इसकी बात, वैसे सेंटर हमने टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बारामूला में बनाया है, जम्मू में बनाया है, 14 और बनाने जा रहे हैं। तो जहाँ खास तौर से हमारी बच्चियाँ जो हैं जिस तरह से काम कर रही, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं, और ख़ास तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क के इशारे पर कुछ लोग काम करें, जो ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी लाइन बड़ी साफ है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ मत, वो बचेंगे नहीं। हम आपको फिर दोबारा कहना चाहते हैं, हमारी तालमेल बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस का इनपुट बहुत अच्छा है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको हमने फील्ड में लगाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में कब तक होंगे और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी? चुनाव कब होगा, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, और हमारे देश में संवैधानिक संस्थाओं के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं।
तो चुनाव कब होगा ये भारत निर्वाचन आयोग बताएगा। लेकिन इसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अभी 15 अगस्त को और अभी हाल ही के संसद के सत्र में देश के गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट बयान दिया है और पूरे क्रोनोलॉजी को समझाया है कि डिलिमिटेशन पहले, फिर चुनाव, फिर स्टेटहुड। तो डिलिमिटेशन का काम अंतिम चरण में, अभी कुछ दिन पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन और मेंबर यहाँ मिल करके श्रीनगर और जम्मू डेलीगेशन से गए हैं। उन्होंने जो प्रपोजल बनाया था, जो फॉर्मेट बनाया था, वो पब्लिक डोमेन में शेयर किया है, पब्लिक से आपत्तियाँ ली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, उनका कार्यकाल मई तक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मई तक हो जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन तय करेगा, इलेक्टोरल रोल बनाना, इन सारी चीज़ों के बाद वो तय करेगा और चुनाव भारत में निश्चित रूप से ही होगा। और इस बात को तो देश की संसद में गृह मंत्री जी का बयान, मैं समझता हूँ कि जो लोग पार्लियामेंट के महत्व को समझते हैं उनको स्पष्ट होगा कि अब इसमें किसी को संदेह नहीं, चुनाव होगा, समय से होगा। इस कार्यकाल में आपने किन की कैटेगरीज पे काम किया, फोकस क्या है, वो कौन से समाज के तबके हैं जो आपके लिए प्रायोरिटी रहे JNK में? दो बात, मैंने यूथ, विमेन, फार्मर, ये हमारी प्रियॉरिटी में रहे। चाहे इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इनका मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, स्पोर्ट्स का मसला हो, वैसे ही किसान, चाहे वो खेती हो, हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, डेयरी हो, इन सब सेक्टर पर हम लोग काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और ये गौरव की बात है। मैं जब भी कन्वोकेशन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ गोल्ड मेडल 70% हमारी बच्चियाँ पाती हैं और डिफरेंट फील्ड में जो उन लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। एक तो कश्मीर के इतिहास को, अगर संस्कृति को आप देखेंगे तो पहले से ही यहाँ की महिलाएं, मैंने अगर गुरिल्ला सेना थी कहीं देश में सबसे पहले तो वो कश्मीर की महिलाओं ने उसको लूट किया था। जब आक्रमण हुआ तब यहाँ की महिलाओं ने आगे बढ़ करके आक्रमण का मुकाबला किया है। तो ये इनको विरासत में मिला हुआ है और मैं समझता हूँ कि इनके सपने कैसे पूरे होंगे, उनको लग रहा है कि अब वातावरण है, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का वक्त आ गया है, इसलिए बच्चियाँ हमारी आगे आई। JNK में मंदिरों के जीर्णोद्धार का जो काम हो रहा है उसके बारे में बताइए। ये सच है, मंदिरों का काम भी हो रहा है, चर्च भी हमने श्रीनगर में बनवाई है, गुरुद्वारे और मस्जिद भी बनाएंगे और मुझे लगता है कि यही कश्मीरियत है, एक दूसरे के धर्म का आदर करना, सहअस्तित्व के साथ शांतिपूर्वक रहना। और मुझे लगता है कि एक से एक अवशेष, यहाँ कल मैं गया था एक जगह म्यूजियम में, अगर आपको समय हो तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, देखिए 4वीं शताब्दी के बुद्ध के समय के ऐसे ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो देखने पर लगता है कि कैसा गौरवशाली इतिहास यहाँ का था। सम्राट अशोक के ज़माने में किस तरह के काम यहाँ हो रहे थे, बौद्ध काल में किस तरह के काम हुए थे, हमारे सूफी संतों ने किस तरह का काम किया। मुझे लगता है कि ये हम बनाना चाहते हैं, हम काम भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कार्तिकेय जी। तो देख रहे थे आप हमारा खास साक्षात्कार जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जी के साथ।